नमस्ते वाणी, और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर जाट आंदोलन फिर गरमाने लगा है। जाट आंदोलनकारी दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। जाटों ने मथुरा और अलवर रेलवे जो ट्रैक है उसे जाम कर दिया है, जिसकी वजह से 6 ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे ने आरपीएफ की कंपनी मांगी है। आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने आज आगरा जयपुर पर जाम लगाने का भी ऐलान किया। एसपी और डीएम ने आंदोलनकारियों को समझाने की हालांकि कोशिश की, लेकिन जाटों ने आंदोलन को खत्म करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी ताजा जानकारियों के साथ। भवानी, क्या समझाया जाना मुमकिन हो पा रहा है? देखिए अर्पिता, अभी जो मैन ट्रैक है वो दिल्ली मुंबई का, उस पर कोई असर नहीं है। ये मथुरा अलवर ट्रैक है जहां पर जाम लगाकर बैठे हुए, जहां से 6 ट्रेनें, 3 अप और 3 डाउन है, जो मथुरा से अलवर, अलवर से मथुरा थी, वो जाम है। और अब रात भर से समझाइश की कोशिश की जा रही है। जो अफसर हैं वो बैठे हुए हैं, सरकार बात कर रही है। और इस बीच में जो ओबीसी कमीशन है, जिसमें जो राजस्थान में आरक्षण की मांग करें, 2 डिस्ट्रिक्ट भरतपुर अलवर जिनको आरक्षण नहीं मिला, बाकी को मिला हुआ है, उसको लेकर ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन कर दी गई है कि इनको दिया जा सकता है। अब सरकार को फैसला करना है कि देने को लेकर, उसको लेकर समझाया जा रहा है कि कुछ वक्त दिया जाए। तो कुछ देर बाद में शायद डिसाइड करेंगे जाट की आगे कंटिन्यू रखेंगे या फिर उसके बाद में सरकार के साथ बातचीत के लिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। पाकिस्तान ने फिर कुलभूषण जाधव का फर्जी वीडियो जारी किया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है, जाधव को राजनयिक मदद नहीं मिल रही है और झूठे वीडियो से तथ्यों को नहीं बदला जा सकता। भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नई घटना ने एक बार फिर श्री जाधव के खिलाफ झूठे आरोपों के आधार पर चल रहे जो अदालती कार्रवाई है उसके तमाशे को साफ किया है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। उनके कानूनी और काउंसलर अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई को पूर्वग्रह से प्रभावित करने की कोशिश है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में फांसी की सजा पा चुके भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने दया याचिका दायर की है। पाकिस्तानी सेना ने एक लिखित बयान जारी कर यह दावा किया है। इस बयान के मुताबिक कुलभूषण जाधव ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ याचिका दायर की है। जानकारी के मुताबिक जाधव ने यह याचिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भेजी। पाकिस्तान सेना के मुताबिक अपनी याचिका में जाधव ने जासूसी की बात कबूल की है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगी है। जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव का एक नया वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान का दावा है कि यह वीडियो इसी साल अप्रैल में रिकॉर्ड किया गया है। यह वीडियो करीब 10 मिनट का है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव ने इस वीडियो में अपना गुनाह कबूल किया है। इससे पहले भी पाकिस्तान जाधव के कबूलनामे का वीडियो जारी कर चुका है। राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रामनाथ कोविंद संसद भवन में लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा के कमरा नंबर 18 में सुबह 11:45 पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अपनी जीत को पक्की मानकर चल रही बीजेपी ने इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बनाई। एनडीए शासित राज्यों के 20 के करीब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। पहले नामांकन पत्र के प्रस्तावक पीएम मोदी होंगे। पहले नामांकन पत्र का अनुमोदन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दूसरे नामांकन पत्र के प्रस्तावक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे। दूसरे नामांकन पत्र का अनुमोदन वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे और तीसरे नामांकन पत्र के प्रस्तावक प्रकाश सिंह बादल होंगे। तीसरे नामांकन पत्र का जो अनुमोदन है वो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे। चौथे नामांकन पत्र के प्रस्तावक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू होंगे और चौथे नामांकन पत्र का जो अनुमोदन है वो केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और एआईएडीएमके, टीआरएस और शिवसेना, अकाली दल और अपना दल का समर्थन हासिल है, जबकि यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार को कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, बीएसपी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, जेडीएस और
जेएमएम, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, एनसीपी, केरल कांग्रेस का समर्थन हासिल है। संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विपक्ष के कई नेताओं के साथ बैठी दिखी। ये लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में पहुंचे, जहां चर्चा के बाद विपक्ष ने मीरा कुमार का नाम विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया। इससे पहले संसद भवन के लाइब्रेरी हॉल में विपक्ष के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पहुंचे, जिसके बाद विपक्ष के बाकी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला, अजीत सिंह और डीएमके के नेताओं के अलावा यहां बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे। इसके बाद बैठक शुरू हुई, जिसमें करीब 1 घंटे की चर्चा के बाद सोनिया गांधी ने मीरा कुमार का नाम विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया। सोनिया गांधी ने जैसे ही मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया, लाइब्रेरी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसके बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मीरा कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान किया। have unanimously proposed the name of Shri Meera Kumar ji for the forthcoming राष्ट्रपति इलेक्शन। यानी साफ हो गया कि अब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, जिसमें रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार आमने सामने होंगे। लेकिन इस लड़ाई में अब भी एनडीए का पलड़ा काफी भारी है, क्योंकि एनडीए को अपने गठबंधन से बाहर की 5 पार्टियों का समर्थन हासिल है, जिसकी वजह से एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पास जरूरी वोटों से कहीं ज्यादा वोट है। राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4120 विधायक वोट देते हैं। कुल वोट की वैल्यू अभी 10,98,882। एनडीए के पास 5,32,000 वैल्यू के वोट हैं। जीत के लिए 5,49,442 वोटों की जरूरत होती है। एनडीए के पास करीब 17,500 वोट कम हैं, लेकिन बीजेडी और एआईएडीएमके के समर्थन से वोट की वैल्यू 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोविंद को टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन भी हासिल है, जबकि यूपीए के पास सिर्फ 3,35,836 वैल्यू के वोट हैं। ऊपर से नीतीश कुमार ने भी कोविंद को समर्थन का ऐलान कर दिया है। यानी राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई चमत्कार नहीं होता है तो रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी ने भी विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सवाल उठाए। तो यूपीए को समझ में आ रहा है कि वो हार रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो मीरा कुमार को लड़ा रहे हैं तो उनका निर्णय उनके माथे। हालांकि मीरा कुमार के नाम के ऐलान के बाद बिहार में महागठबंधन की गांठें एक बार फिर खुलकर सामने आ गईं। क्योंकि लालू यादव ने विपक्ष की बैठक के तुरंत बाद नीतीश के रुख पर खुलकर नाराजगी जताई और कहा कि वो पटना जाकर नीतीश कुमार से बात करेंगे। इतना ही नहीं, लालू यादव ने तो नीतीश को इशारों इशारों में अपनी अहमियत तक बता डाली। हमारी ज्यादा जीत हुई, उसके बाद भी नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाया। मेरे तरफ से नीतीश कुमार को हमने कोई तकलीफ नहीं दिया। लालू यादव ने मीरा कुमार को बिहार की बेटी बताकर नया दांव खेल दिया। गलत निर्णय हो गया है आप लोगों का, तो उस निर्णय पर आप विचार करो कि बिहार की बेटी। इस बीच जेडीयू ने मीरा कुमार को शुभकामना दी है, लेकिन समर्थन के सवाल पर अब भी कोविंद के साथ खुलकर खड़ी है। वैसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच खटपट तभी शुरू हो गई जब विपक्ष की बैठक से एक दिन पहले नीतीश ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान कर दिया। जिसके बाद बौखलाए रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला, तो आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को इशारों इशारों में जयचंद कह डाला। जयचंद का खानदान तो खत्म हो गया था लोग, लेकिन फिर लगता है कुछ लोग पैदा ले लिया है। हालांकि आरजेडी के तल्ख बयानों के जवाब में जेडीयू ने संयम दिखाया और अपने रुख पर फिर सफाई दी। बिहार में मेरा महागठबंधन है ना, देश में महागठबंधन नहीं हमारा। वैसे जेडीयू बार बार दावा कर रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में कोविंद के समर्थन करने के बाद भी वो विपक्ष के साथ है। वहीं मीरा कुमार के नाम के ऐलान के बाद एनडीए की उम्मीदों को एक झटका मायावती ने दिया, जिनकी पार्टी ने विपक्ष की बैठक के बाद अपना रुख बदल दिया और साफ कर दिया कि बीएसपी मीरा कुमार को समर्थन देगी। हमारी पार्टी श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है। मायावती ने पहले कोविंद को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब बीएसपी विपक्ष के उम्मीदवार के साथ है। इस बीच विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया और विपक्ष की एकजुटता पर खुशी जताई। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कांग्रेस अध्यक्ष का और 17 दलों के जो नेता जिन्होंने एक मत होकर के मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ।
पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में भारतीय सेना के जवान सावन बालकू माने और नायक संदीप सर्जेराव जाधव शहीद हो गए। नायक संदीप सर्जेराव जाधव 35 साल के थे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निवासी थे। वो 15 साल से सेना में सेवारत थे। सिपाही सावन बालकू माने 25 साल के थे और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले थे। दोनों जवानों के परिवारों को शहादत पर गर्व है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के हेलीकॉप्टर के पास अचानक हलचल बढ़ गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक भारतीय जवान घायल हो गया और घायल जवान को इलाज के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के सेना अस्पताल में भेजा गया। इससे पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। कायराना हरकत करते हुए पाकिस्तान ने एलओसी के पास के गांवों पर भी गोलियां दागी और मोर्टार से हमला किया, जिसके बाद गांव वाले दहशत में आ गए। बहुत डरे हुए हैं जनाब, बच्चे घर में हैं और हम यहाँ आधे रास्ते में खड़े हुए हैं। बीते एक महीने में पाकिस्तान कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इसकी आड़ में कभी आतंकी तो कभी पाकिस्तान की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम के जवान भारतीय सीमा में घुस आते हैं। और पुंछ सेक्टर में हुई फायरिंग के दौरान भी पाकिस्तान की BAT के 2 जवान भारतीय सीमा में घुसे। सूत्रों के मुताबिक BAT के 2 जवानों ने करमाडा सेक्टर में भारतीय चौकी पर हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने BAT के दोनों जवानों को मार गिराया और पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देते हुए उसकी 3 चौकियों को भी तबाह कर दिया। सूत्रों का दावा है कि भारत की कार्रवाई में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मीना कुमार के गांव में जश्न। यूपीए की ओर से मीना कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उनके पैतृक गांव चंदवा में खुशी का माहौल। डॉक्टर से जाति पूछने के मसले पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने प्रमुख सचिव को जांच के आदेश दिए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की, साथ ही उन्होंने पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मांग की। लखीसराय गैंगरेप केस में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप को सिरे से खारिज कर दिया। मथुरा के वृंदावन इलाके के एक आश्रम में दूषित खाना खाने से 1 दर्जन साधुओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। भागलपुर में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक की आग लगने से मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 61 में एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के नालंदा में भी एक कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के पति पर है। झज्जर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भाई ने भाई की हत्या कर दी। नोएडा गैंगरेप केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक पीड़ित का जानकार है। पंजाब विधानसभा के बाहर 2 विधायक पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। बजट सत्र से निलंबित होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को सदन में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद दोनों विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा और पंजाब विधानसभा के बाहर वो हंगामा करने लगे। हंगामा करने वालों में एक विधायक सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी से हैं, जबकि दूसरे विधायक सिमरजीत सिंह बैंस लोक इंसाफ पार्टी से हैं। दोनों विधायकों को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद वो विधानसभा के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस वालों ने रोकने की वजह स्पीकर का आदेश बताया तो विधायकों ने चिट्ठी मांगी। जैसे ही चिट्ठी मिली, एक विधायक ने उसे फाड़ दिया और नारेबाजी करते हुए फिर सदन के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तोड़ी लड़ाई लड़ते हैं असी। इस दौरान पुलिस और विधायकों की हाथापाई भी हुई, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद वो बाहर ही धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। माफिया स्पीकर मुर्दाबाद, माफिया मंत्री मुर्दाबाद, करप्ट मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल खैरा को फेसबुक पर सदन के अंदर का वीडियो पोस्ट करने की वजह से बाहर किया गया है, जबकि सिमरजीत सिंह बैंस को स्पीकर पर कागज फेंकने की सजा मिली है। लेकिन सुखपाल खैरा ने स्पीकर पर बदला लेने का आरोप लगाया। सुखपाल खैरा का दावा है कि उन्होंने स्पीकर के बेटे पर अवैध खनन में शामिल होने का इल्जाम लगाया था, इसीलिए उन्हें सदन में आने से रोक दिया गया। इसलिए विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर तूफान खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के सभी विधायकों को बाहर निकाले जाने लगा, जिसकी वजह से हंगामा होने लगा। मार्शल की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक परिमल सिंह खालसा की पगड़ी उतर गई, जिसके बाद बवाल और तेज हो गया और नेता जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।
ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ के ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। आरोप है कि मार्शलों से धक्का मुक्की के दौरान महिला विधायकों से बदसलूकी भी हुई, जबकि विधानसभा से जबरन बाहर किए जाने के दौरान 4 विधायक बेहोश हो गए। इसी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर अकाली दल के विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। लिहाजा अकाली दल के विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सुखबीर बादल की अगुवाई में विरोध जता रहे अकाली दल ने विधायक की पगड़ी उतरने को सिख धर्म का अपमान बताया। अपोजिशन दा राइट है अपने इश्यूज रेज करना, ऐसा मतलब नहीं कि स्पीकर अपनी फोर्स नो यूज करे। पंजाब विधानसभा के अंदर हुई घटना पर अकाली दल ने स्पीकर से माफी और सीएम अमरिंदर सिंह से सफाई देने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी की यात्रा से पहले अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी, जिनकी कीमत करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर है। अमेरिका का ये फैसला पीएम मोदी की यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से पासा पलटने वाला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के बारे में विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और मैन्युफैक्चरर को अवगत करा दिया है। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 26 जून को मुलाकात होगी। अमेरिका से मिलने वाले गार्जियन ड्रोन की खासियत के बारे में आपको बताते हैं। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत इससे बढ़ जाएगी। 24 घंटे से अधिक समय उड़ान भरने में ये सक्षम है। 50,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी करने में ये सक्षम है। समुद्री क्षेत्र में फुटबॉल के बराबर की जो वस्तु होंगी उन पर नजर रखने में माहिर। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब। दया याचिका जारी करते ही पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक और फर्जी वीडियो जारी किया। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, झूठे वीडियो से तथ्यों को नहीं बदला जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार। राजस्थान में आरक्षण की मांगों को लेकर रेल पटरियों और सड़कों पर जाटों का प्रदर्शन। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने 22 गार्जियन ड्रोन भारत को बेचने को मंजूरी दी। सूत्रों के हवाले से खबर। इसरो PSLV C-38 से आज 31 उपग्रहों को एक साथ करेगा लॉन्च। पुंछ सेक्टर में 2 जवानों की शहादत के बाद सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 बैट आतंकी ढेर और 3 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। कुपवाड़ा के केरल में घुसपैठ करते 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। पोर्ट ऑफ स्पेन में आज भारत और विंडीज के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मैच। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट आज 5,500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर होगी रिलीज। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल MY में एक दिन में 17 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 4 नवजात शामिल हैं। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि 2 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से मरीजों की मौत हुई, जबकि अस्पताल ऐसे आरोपों को नकार रहा है। 8 बजे की घटना है। क्या हुआ था? एक तो कोई मरा हुआ बच्चा ले गया और एक की तरह कोई सीरियस लेके भगा था। अच्छा, तो आपका तकलीफ थी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी? हमारे यहाँ जो रेगुलर डेली की एवरेज जो डेथ हुई है उतनी ही डेथ हुई है। एवरेज हमारे यहाँ करीब 10 से 20 या कभी कभी 21-22 तक जाता है डेथ। उतने ही संख्या में इस बार आज की भी डेथ है। आज कितनी और कल कितनी? जो हम बता रहे हैं एवरेज है। आज हमारे पास करीब 17 डेथ है। मनोज शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, सच्चाई आखिरकार क्या है? सच्चाई दरअसल जिस तरह से पूरे प्रशासन ने लगातार मीडिया को एक बात जो हमने बार बार कहा कि हमें आप लिस्ट दीजिए, अगर आपके यहाँ एवरेज 1400 बेड का अस्पताल है और बहुत मरीजों की मौत होती होगी, लेकिन आपकी बीते 24 घंटे में जो मौतें हुई हैं उनकी लिस्ट दे दीजिए। वो प्रशासन देने में नाकाम रहा। एक परिवार मानपुर में है जिसमें हमने संपर्क करने की कोशिश की। उस परिवार ने कहा कि उन्होंने नर्सों को आपस में बातचीत करते सुना।
कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई दिक्कत है। तो सारे मामले की तफ्तीश अभी जिसे हम कहें कि प्रशासन कह रहा है कि हम जांच भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वो सवालों के घेरे में तो है ही। मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे सवालों के घेरे में है, जांच भी हो रही, जांच किस प्रकार की हो रही है वहाँ पर अभी? जांच, सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ रिव्यू होता है। अगर अस्पताल में कोई मौत हुई और उस मौत के ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या प्रशासन ने डेथ रिव्यू के लिए कोई आदेश जारी किए हैं? अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। दूसरा, अगर आपकी 17 मौतें हुई हैं, 17 आप जो भी मरीज थे उनके परिजनों से अगर हम मिले, शायद उनके परिजन बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन वो लिस्ट देने के लिए भी प्रशासन तैयार नहीं है। तो ये जांच अगर प्रशासन कर रहा है तो क्या लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है या जांच कर रहा है? थैंक यू मनोज। महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आईं। यहां रक्षा मंत्रालय के लिए की ली गई जमीन के विरोध में किसान आंदोलन पर उतर आए और बवाल शुरू कर दिया। और किसानों ने महाराष्ट्र के ठाणे में गाड़ियां फूंक डाली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बस को भी नहीं बख्शा। ठाणे बदलापुर हाईवे पर आगजनी होने लगी, जिसके बाद दुकानें बंद हो गई। लोगों ने पेड़ काटकर सड़क जाम कर दी। इसके अलावा ट्रकों को भी निशाना बनाया गया। बवाल शुरू होने की वजह रक्षा मंत्रालय की जमीन है। जानकारी के मुताबिक ठाणे के बदलापुर में नौसेना ने 1942 में 1670 एकड़ जमीन एयरबेस के लिए ली थी। पिछले हफ्ते नौसेना ने जमीन की घेराबंदी शुरू की, जिसका किसानों ने विरोध जताया। किसानों के मुताबिक 75 साल पहले एयरबेस की जरूरत होगी, लेकिन अब नहीं है। इन्हीं दलीलों के साथ किसानों ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया और सड़क पर उतर आए। नौसेना के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ था, किसान उस पर खेती भी करने लगे थे। आसपास के लोगों का दावा है कि जमीन अधिग्रहण की वजह से 17 गांव के किसानों पर असर होगा। इसलिए ठाणे में विरोध तेज हो गया और पोस्टर के साथ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस मोर्चा संभालती, ठाणे के कई इलाकों में आगजनी तेज हो गई। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के दौरान हुए हमले में एक एसीपी समेत 6 पुलिस वाले घायल भी हुए। ठाणे में हुई हिंसा के पीछे पुलिस साजिश की आशंका जता रही है। असामाजिक तत्वों ने कुछ प्री प्लान तरीके से ये किया है। ठाणे के जिस इलाके में बवाल हुआ, वहां के बीजेपी विधायक किशन कठोरे किसानों के पक्ष में खड़े दिखे। नेवी वाले ने जब लिया है तो उनके पास डॉक्यूमेंट हो गए तो उसने बताना मांगता है, उसके वजह से ये सब झगड़े शुरू हुए। फिलहाल ठाणे की पुलिस ने हालात को काबू करने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा पास के जिलों से पुलिस की और टुकड़ियां मंगाई गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में जमीन अधिग्रहण पर मचे बवाल के बीच नौसेना के सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के पास उस जमीन के पूरे दस्तावेज हैं, जिसका अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय ने किया। इसलिए नौसेना अपनी जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए चहारदीवारी बना रही थी। नौसेना की दलील है कि महाराष्ट्र सरकार को पूरी जानकारी देने के बाद ही काम शुरू किया गया और सूत्रों के मुताबिक जमीन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और उसके अधिकारी नौसेना के साथ। मध्य प्रदेश में एक पिता की बेबसी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक पिता अपने 1.5 महीने की बच्ची का शव लेकर 1 किलोमीटर पैदल चला, जिसके बाद अस्पताल ने आनन फानन में शव वाहन को भिजवाया। मुंबई में एक व्यापारी से 2 लोगों ने हथियार के दम पर सोने की चेन छीन ली। लूट की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी से एक युवक का अपहरण कर भाग रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। मुजफ्फरपुर में लड़कियों के गैंग ने लोगों को परेशान कर रखा है। बताया जा रहा है कि ये गैंग लोगों से जबरन वसूली करता है। गोरखपुर में एक युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आरोपी लोगों को हथियार के दम पर डराते हुए दिखाई दे रहा है। झारखंड में दुमका में पुलिस ने थाने में एक प्रेमी जोड़े की शादी कराई। इस दौरान दोनों के परिजन भी थाने में मौजूद रहे। भोपाल में पुलिस ने तनाव कम करने के लिए टिफिन पार्टी शुरू की। हाल ही में शिवराज कैबिनेट ने टिफिन पार्टी की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ ने एक शख्स पर हमला बोल दिया। बाघ के हमले में शख्स की मौत हो गई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आत्मघाती हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में कुछ दमकल कर्मी जली हुई गाड़ियों पर पानी की बौछार करने लगे। यहां एक बैंक परिसर में हुए आत्मघाती हमले में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल हो गए। और धमाके के बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ी जल रही गाड़ियों की आग बुझाने में जुट गई। न्यू काबुल बैंक के परिसर में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि वहां खड़ी गाड़ियां मलबे में बदल गई।
धमाके के बाद लोग जैसे तैसे घायलों को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल भेजने में जुट गए। इस बम धमाके में आम लोगों के अलावा सेना के कुछ जवान भी घायल हुए हैं। अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों से कार के जरिए होने वाले आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। 31 मई को काबुल में एक कार में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 80 लोग मारे गए। सर, आपको भी सभी पता है फिर। पिता ने तांत्रिक की बातों में आकर अपनी 3 साल की मासूम बेटी की कान तेजधार चाकू से काट दिए। इस वारदात के बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता नेपाल का रहने वाला है और दिल्ली में गाड़ियां साफ करके अपना घर चलाता है। तरक्की और पैसा हासिल करने के लिए वो कुछ दिनों से एक तांत्रिक के चक्कर में फंसा हुआ था। बेटी को काटने के लिए बोला, कान काटो, तुम्हारे बेटी बचाना है तो कान काट के लेके आओ ऊपर छत पे पता नहीं कान नहीं, वो लड़की को लेके आओ बोला था रात छत पे। पूछताछ के दौरान पता चला वो फादर नशे में था और वो बोल रहा था कि उसको कहीं से कोई भूत जैसी आवाज़ आ रही थी और वो उसको डायरेक्शन दे रहा था। हरियाणा के गुरुग्राम में एक पार्किंग में खड़े कुछ लोग अचानक 2 लड़कियों का पीछा करने लगे। आरोप है कि पीछा कर रहे लोगों ने दोनों लड़कियों से बदसलूकी की और यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक बाइक के पास खड़े 5 लोग 2 लड़कियों के वहां पहुंचते ही हरकत में आ गए। इस दौरान टोपी पहने एक शख्स ने एक लड़की का रास्ता रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लड़की ने तुरंत रास्ता बदल लिया। इसके बाद दोनों लड़कियां ऑटो के लिए सड़क की ओर जाने लगी, लेकिन 5 लोग उनका पीछा करते रहे। आरोप है कि जिस वक्त वो सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं, उसी दौरान इन लोगों ने दोनों लड़कियों के साथ बदसलूकी की और उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना गुरुग्राम के एमजी रोड इलाके की है, जहां ये दोनों लड़कियां घूमने गई थी और थोड़ी देर बाद एक शराब की दुकान पर पहुंचकर वहां से कुछ सामान खरीदने लगी। लड़कियों को शराब की दुकान पर खड़ा देख 5 लोग दुकान के बाहर पार्किंग में पहुंचे और उनके निकलने का इंतजार करने लगे। लड़कियां जब तक दुकान पर खड़ी रहीं, इन 5 की नजर उन पर बनी रही। फिर जैसे ही वो दुकान से निकली, आरोपियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बदसलूकी की खबर सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रविंदर नाम का लड़का है, टैक्सी ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ और कम हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की अब रोजाना कीमत तय हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 64 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 53 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। देश के बाकी शहरों में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। अलग अलग शहरों के ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम गिरे हैं, क्योंकि हर सुबह 6 बजे अब पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं हर रोज के हिसाब से। फिर तीसरे पक्ष से इनकार किया। यूएन महासचिव के कश्मीर पर दखल दिए जाने के संकेत पर भारत ने साफ कर दिया कि उसे तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है। ईद पर कतर से स्वदेश आने वाले नागरिकों के लिए भारत ने विमानों की संख्या बढ़ा दी। विदेश मंत्रालय शुक्रवार को पासपोर्ट एक्ट के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। It was on 24th June 1967 that the Passport Act came into effect. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेन्नई के छात्र रिफत शाहरुख की ओर से बनाई गई दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट लॉन्च की। Now we made history. मुंबई पहुंचे मेक्सिको की नेवी के एक जहाज से समंदर में गिरकर महिला अधिकारी लापता हो गई। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से 24 घंटे पानी दिए जाने की योजना की शुरुआत की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने उस ट्वीट को हटा दिया जिसमें उन्होंने कुंबले का कोच के तौर पर स्वागत किया था। आईसीसी अपनी कमाई से करीब 25 अरब रुपए बीसीसीआई को देगा। हाल ही में दूसरी बार पिता बने क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में धमाकेदार पारी खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर फखर जमा पूल पार्टी करते नजर आए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज 25 अगस्त को रिलीज होगी। खबर है कि पूजा भट्ट फिर से फिल्मों में वापसी कर सकती हैं। चर्चा है कि पूजा भट्ट सिटी ऑफ डेथ नाम के नॉवेल पर बनने वाली फिल्म में काम करेंगी। अमेरिका के मशहूर फिल्मकार ऑस्कर विलियम फिश्चिन की 117वीं जयंती के मौके पर गूगल ने उन्हें डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी।
जर्मनी में 22 जून 1990 को जन्मे ऑस्कर विल्हेम फिश्चिंच ने न सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि चित्रकारी समेत कई सफल प्रयोग भी किए। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अपनी मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला और अलग गोरखालैंड की मांग की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोग आज गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन से इस्तीफा भी देंगे। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वो दार्जिलिंग में हालात सामान्य करने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से बातचीत को तैयार है। हालांकि सरकार इलाके से सेना वापसी को लेकर कोई वादा नहीं कर रही है। मुंबई में सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग नहीं थम रही है और अब ये बवाल मुंबई तक पहुंच गया है। लिहाजा मुंबई के आजाद मैदान में गोरखालैंड के समर्थन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिनमें उनकी मांग लिखी हुई थी। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के मुंह पर काला कपड़ा बंधा था, जबकि कुछ ने अपनी कलाई पर काली पट्टी बांध रखी थी। ये गोरखालैंड कोई डेवलपमेंट के लिए नहीं है, गोरखालैंड है अपना आइडेंटिटी के लिए। गोरखालैंड पर अड़े गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद के 11वें दिन भी दार्जिलिंग में जुलूस निकाला, जिसमें वाम दलों के झंडे भी देखे गए। जीजेएम के बंद को अब ईसाई समुदाय का भी साथ मिल रहा है। हम लोग को भी गोरखा के लिए गोरखालैंड चाहिए। दार्जिलिंग में बवाल की वजह से सुरक्षा भी लगातार बढ़ाई जा रही है। शहर के कई इलाके छावनी की तरह दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने भी एक बैठक की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बेमियादी बंद के बीच दार्जिलिंग में शांति के लिए सरकार ने बैठक बुलाई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। दार्जिलिंग में जारी तनाव के माहौल पर चर्चा के मकसद से ममता सरकार ने सिलीगुड़ी में सभी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक का बहिष्कार करते हुए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और जीजेएम के नेता शामिल नहीं हुए। हालांकि सरकार ने गोरखालैंड के मुद्दे पर सभी दलों से उनकी राय मांगी है। The mainstream political parties of the place, they should clarify, they should clear their stand. ममता सरकार ने दार्जिलिंग से सुरक्षा बलों को हटाने पर कोई भरोसा फिलहाल नहीं दिया है। अलग गोरखालैंड की मांग पर एक तरफ दार्जिलिंग सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है और बीजेपी खुलकर अलग गोरखालैंड बनाने के मुद्दे पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ खड़ी है। तो अलग प्रांत बनने में से कोई देश के लिए तो खतरा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनी, उत्तराखंड बनी, ऐसे कई प्रांत बने हैं। कांग्रेस ने गोरखालैंड पर केंद्र सरकार को सियासत करने से बाज आने की नसीहत दी। राजनीति ना करके देश में मैं कहूंगी कि शांति लाने की जरूरत है, उसकी तरफ वो काम करें। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने अलग गोरखालैंड का समर्थन किया है। सतना में एक शख्स को लोगों ने पेड़ से बांधने के बाद जमकर पीटा। आरोप है कि युवक एक महिला से मिलने आया था, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। मामला सामने आने के बाद अब पुलिस दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। ये पहला मामला नहीं है जब लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया हो। राजस्थान के दौसा में कई घरों की बाहरी दीवार पर गरीब होने का ठप्पा लगा दिया गया। सरकारी योजना के तहत मुफ्त गेहूं लेने वाले गरीब परिवारों की पहचान के लिए वसुंधरा सरकार ने यह कदम उठाया और इसके लिए घरों के बाहर दीवारों पर पीली पट्टी पर लिखवा दिया गया कि मैं गरीब परिवार से हूं और NFSA यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लेता हूं। इन वाक्यों के नीचे योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति का नाम और पता लिखा गया है। घर के बाहर गरीबी का ठप्पा लगाए जाने को लोग अपना मजाक बता रहे हैं। मजाक उड़ा रही थे और कहीं से शर्म खिलावत मजाक करे थे और कहीं। गरीबी का ये ठप्पा करीब 2.5 लाख की आबादी वाले दौसा जिले के 70% घरों पर लगाया गया है, क्योंकि ये सभी परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार से मुफ्त में गेहूं लेते हैं। इस योजना की शुरुआत केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुई थी। बाद में इस योजना के तहत लाभ पाने वाले हजारों लोगों के नाम काट दिए गए, क्योंकि इस योजना का लाभ ऐसे लोग भी ले रहे थे जो इसके पात्र नहीं थे। प्रशासन की दलील है कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए, इसीलिए घरों के बाहर ये इश्तेहार पुतवाए गए हैं। उनके घरों के बाहर लिखवाने का उद्देश्य ये कि उनकी पहचान साबित हो सके कि BPL परिवार से। दौसा के 1.5 लाख से ज्यादा घरों पर गरीबी का ठप्पा लगाए जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गरीबों का अपमान करने का आरोप जड़ा तो बीजेपी ने इस फैसले पर सफाई दी। ऐसा घिनौना मजाक, इससे बड़ी और कोई त्रासदी नहीं हो सकती। मजबूत लोग, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे लोगों को इसमें जोड़ दिया गया। जो इसके पात्र हैं वो आज भी इस चीज से बहुत दूर है। बीजेपी भले ही इस कदम को सही ठहरा रही हो, लेकिन जिन घरों के बाहर ये संदेश लिखे गए हैं उनमें रहने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज टूर आज पोर्ट ऑफ स्पेन में होने वाले वनडे के साथ शुरू होगा। टीम इंडिया 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। टीम की जिम्मेदारी विराट कोहली पर है। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर हैं।
अनिल कुंबले के विंडीज दौरे से ठीक पहले कोच पद उन्होंने छोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय टीम बिना मुख्य कोच ही खेलने यहां पर आई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 116 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें से भारत ने 53 और विंडीज ने 60 जीते हैं।